जी बीना सिकंदर वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 किताब दीजिएगा। 14 Okay, we will start with net profits. नेट प्रॉफिट से हम स्टार्ट करेंगे 3.5 मिलियन। सैलरीज आ रही हैं, गिफ्ट्स एंड डोनेशंस आ रहे हैं, लीज के चार्जेस आ रहे हैं, प्रोफेशनल फीस आ रही हैं, प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस आ रहे हैं, ट्रेवलिंग का खर्चा आ रहा है, अदर एक्सपेंसेस आ रहे हैं, खामोश रहें, और इनकम टैक्स आ रहा है। जी भाई, सबसे पहले तो सवाल के फेस पे देखकर एक चीज मैं रिवर्स करना चाहूंगा, वो इनकम टैक्स। 21 का ए लिख लें आप रेफरेंस के तौर पे। इनकम टैक्स नॉट अलाउड को ऐड कर देते हैं। ओके, कम ऑन एडजस्टमेंट नंबर 1। रेवेन्यू इंक्लूड 750। जी भाई, इज इट अ बैड डेट रिकवरी? यस, इट इज अ bad debt recovery. Revenue include 750 recovered from राफिया, जो राफिया से रिकवर हुआ है in respect of bad debt that had been written off while calculating taxable income for the year 2010। 2010 की taxable income निकालते हुए ये राइट ऑफ हो चुका था। The amount was receivable in respect of professional services rendered to राफिया। तो उसको जो सर्विसेज दी थी उसकी मद में, यानी कि हम लॉ फर्म है तो हम सेल ऑफ गुड्स नहीं कर रहे होंगे, हम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज कर रहे होंगे। अच्छा जी, रेवेन्यू में पड़ा है 750 रिकवर्ड फ्रॉम राफिया इन रिस्पेक्ट ऑफ बैड डेट दैट हैड बीन रिटन ऑफ व्हाइल कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम। इसको अंडरलाइन करें, दैट हैड बीन रिटन ऑफ व्हाइल कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम। इसका मतलब है प्रीवियसली अलाउड। प्रीवियसली टैक्स वालों ने क्या कर दिया था? अलाउ कर दिया था। That had been written off while calculating taxable income of 2010। 2010 की taxable income निकालते हुए इसको हमने राइट ऑफ कर दिया था। भाई अगर टैक्सेबल इनकम निकालते हुए राइट ऑफ कर दिया था तो टैक्सेबल इनकम किसको जाके पेश की होगी? टैक्स वालों को। टैक्सेबल इनकम वाली कैलकुलेशन किसको पेश की होगी? तो टैक्स अथॉरिटीज के मुताबिक वो क्या हो गया? राइट ऑफ। तो कोई एतराज तो नहीं उन्होंने किया, कुछ ऐसा तो नहीं लिखा हुआ। तो अगर हमने टैक्सेबल इनकम निकालते हुए एक चीज को राइट ऑफ कर दिया है और उन्होंने कोई एतराज नहीं किया, इट मींस इट इज प्रीवियसली अलाउड। तो लिखें प्रीवियसली अलाउड बाय टैक्स अथॉरिटीज। प्रीवियसली टैक्स वालों ने अलाउ कर दिया था, इसको माइनस करने की इजाजत दे दी थी। ओके, अच्छा भाई, अब मेरा सवाल आपसे यह है कि रेवेन्यू में कितना पड़ा है? 750। तो आप कहेंगे ये तो अदर इनकम में पड़ा होना चाहिए। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई मसला नहीं, अकाउंटेंट ने रेवेन्यू में डाल दिया। जहां भी अकाउंटेंट ने इसको डाला, हमें एक बात पता है कि अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक 750 इस साल रिसीव हुआ है। कैसे? रेवेन्यू इंक्लूड। इसका मतलब है अकाउंटिंग, भाई एसी चलाएं, रेवेन्यू इंक्लूड, रेवेन्यू में 750 पड़ा है। अब क्या करें? पहला काम, कुछ चीजें हम करते हैं ऐड और कुछ चीजें करते हैं लेस। जी भाई, अकाउंटिंग वालों की बता दें बैड डेट रिकवरी कितनी? 750। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी रेवेन्यू में इंक्लूड होने की वजह से क्या हो चुकी होगी? लेस। अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी प्रॉफिट तक पहुंचते हुए रेवेन्यू में इंक्लूड होने की वजह से क्या हो चुकी होगी? ऐड हो चुकी होगी। अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी को हमेशा क्या करना होता है? रिवर्स। इसके बिलमुकाबिल एक वर्किंग होती है, उस वर्किंग की क्या हेडिंग होती है? अब आप परेशान हो रहे होंगे, फिगर एक है, पता नहीं कैसे खेलेंगे एक फिगर से, हमें पता नहीं क्या होने लगा है। 3 फिगर से तो हमें खेलना आता है, एक फिगर से कैसे खेलेंगे? कोई नहीं, इकट्ठे परेशान होते हैं।
अच्छा जी, फॉर्मूला क्या है? अमाउंट रिकवर्ड लेस एक्चुअल बैड डेट लेस प्रीवियसली allowed as deduction. Okay. Revenue include 750. Amount recovered बोले 750. Revenue include amount recovered 750. अच्छा, इसने बताया नहीं कि पास्ट में बैड डेट कितना हुआ था, तो मेरे तो ख्याल से यही बैड डेट हुआ होगा ना जो रिकवर हुआ है। अब और कोई फिगर तो अवेलेबल नहीं है, तो यही बैड डेट हुआ होगा जो रिकवर हुआ है 750। अब सवाल ये है वेट उधर डिस्टर्ब ना किया करें, बात हो रही होती है, आप लोग आके बीच में एडजस्ट होते हैं जी। अब सवाल ये है कि प्रीवियसली टैक्स वालों ने इसको माइनस करने दिया था या नहीं, उस बुनियाद पे इधर जवाब कुछ और भी आ सकता है। प्रीवियसली टैक्स वालों ने माइनस करने दिया था या नहीं, उसके लिए सवाल में आ जाए। That had been written off while calculating taxable income in previous year 2010 में टैक्स वालों ने दो साल पहले पुरानी बल्कि बात है, 12 में खड़े हैं, 2 साल पहले टैक्स वालों ने इसको टैक्सेबल इनकम में राइट ऑफ करने दिया था। टैक्सेबल इनकम का मतलब होता है टैक्स वालों के मुताबिक कैलकुलेशन, तो टैक्स वालों ने इसको राइट ऑफ करने दिया था। अगर राइट ऑफ करने दिया था तो मुझे बताएं, इज इट प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन? सो हाउ मच वाज प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन? 750। ओके जी, 0 बोले 750। अब जवाब बदल जाता अगर यहां 0 होता, अगर यहां 0 होता तो जवाब बदल जाता। अगर प्रीवियसली टैक्स वालों ने डिडक्शन अलाउ ना किया होता तो यहां आता 0, यहां आता और फिर ये आता और फिर 0 ऐड करते हैं, फिर 0 ऐड करते हैं, ठीक है। दोनों सूरतों में जवाब बदल जाता, तो सारी बात आके इस पे पड़ती है। अब आप रूल सुन लें, जब 3 फिगर्स दी हो तब तो आपको पता है रिकवरी रिवर्स करनी होती है और ये फिगर रिकॉर्ड करनी होती है जब 3 फिगर्स दी हो। जब एक फिगर दी हो तो याद रखिएगा ये दोनों हमेशा बराबर होंगी, ये दोनों हमेशा बराबर होंगी। जाहिर बात है जो एक्चुअल बैड डेट है वही रिकवर हुआ होगा। 3 फिगर्स नहीं दी हुई तो एक दी हुई है, तो एक वही बैड होगी, वही रिकवर हुई होगी। मसला सिर्फ इस पे आएगा, ये परमानेंटली सेम होंगे, ये सेम होंगे। अगर 3 फिगर्स नहीं दी हुई तो ये दोनों सेम होंगे। जब ये दोनों सेम हुए तो फटा किस पे पड़ा? फिर प्रीवियसली माइनस करने दिया था या नहीं करने दिया। उसमें 2 ऑप्शन हो सकती हैं। सवाल में लिखा हुआ है डेट हैड बीन रिटन ऑफ व्हाइल कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम निकालते हमने माइनस किया था और टैक्स वालों ने कोई एतराज नहीं किया, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है इट वाज प्रीवियसली अलाउड। लेकिन अगर सवाल में लिखा होता कि रेवेन्यू इंक्लूड 750 रिकवर्ड फ्रॉम राफिया रिस्पेक्ट ऑफ बैड डेट that had been written off while calculating taxable income but tax authorities did not allow it to be write off, फिर यहां क्या लिखते हैं? फिर ये फिगर चेंज हो जाती। अब ये काउंटिंग बैड डेट रिकवरी है, ये रिवर्स होगी, रेवेन्यू में पड़े होने की वजह से रिवर्स होगी। और अब क्या रिकॉर्ड कर दें? ये कुछ और था भाई, टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी। अच्छा, सोल्यूशन में आपने देखा होगा कुछ भी नहीं हुआ हुआ। कितना उन्होंने देखा था? हाथ खड़ा कर। सोल्यूशन में कुछ नहीं हुआ हुआ, तो इट इज एक्सेप्टेबल कि सोल्यूशन में कुछ भी ना करें। लेकिन कंसिस्टेंसी के लिए मेरा मशवरा है कि सोल्यूशन में आप इस तरह कर दिया करें, ताकि एक ही बात आपको याद करनी पड़े कि किसकी रिकवरी हमेशा रिवर्स करनी है? अकाउंटिंग वालों की। और उसकी जगह किसकी रिकवरी हमेशा रिकॉर्ड करनी है? टैक्स वालों की। अकाउंटिंग वालों की कितनी रिवर्स करनी है? जिसके साथ इंक्लूड लिखा हुआ है वो रिवर्स करनी है। रेवेन्यू इंक्लूड वो रिवर्स किया करनी है। और रिकॉर्डिंग के अंदर आपने पूरा फॉर्मेट बनाना है और फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगा के इधर जवाब 0 भी आ सकता है, 0 आए तो उधर 0 ऐड कर दीजिएगा, 750 आए तो 750 ऐड कर दीजिएगा। क्या वो फिर 3 फिगर्स गिवन होंगी आपको, फिर 3 फिगर्स गिवन होंगी। हाँ, फिर जितना नॉट अलाउड है उसे ऐड करो, फिर ज्यूम कर लोगे अलाउड। हाँ,
जी भाई आगे आए, ये इन 3 रोज में एक एक बंदा आके बैठे, 6 बैठे हुए, यहाँ आके एक एक बंदा बैठे। इस रो में भी एक आगे आए। इधर आगे आए, वो जगह बनवाए। ओके, सैलरी में शामिल है 50,000 और 75,000 जो कि बीना ने अपने आप को और अपने भाई को दी है। तो ये तो मैंने कराया हुआ है क्लास के अंदर सवाल। तो ये बीना ने अपने आप को तनख्वाह दी है, ये नॉट अलाउड होगी। 50 इंटू 12 कितना? 600। नेक्स्ट, गिफ्ट्स एंड डोनेशंस इंक्लूड गिफ्ट्स टू क्लाइंट्स। जी भाई, गिफ्ट्स टू क्लाइंट्स मेरे भाई कोई भी नया खर्चा आ जाए ना वो अलाउड होता है। हत्ता के कोर्ट का फैसला आया था कि अगर आपने रिश्वत पे की है किसी चक्कर में तो वो भी अलाउड है, वो भी बिजनेस का खर्चा है। लोगों ने एतराज किया भाई ये तो इलीगल है रिश्वत पे करना, तो कोर्ट ने कहा सेक्शन 21 खोल लो। ये जो रिश्वत है क्या इनकम टैक्स है? नहीं जी, इनकम टैक्स नहीं है। कैसी अमाउंट है जिस पे टैक्स काटना था? नहीं जी, ऐसी अमाउंट भी नहीं है। अच्छा, क्या ये एंटरटेनमेंट है एक्सीडिंग लिमिट्स? नहीं जी, एंटरटेनमेंट नहीं है। अच्छा, क्या ये अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है? नहीं जी, ये भी नहीं है। अच्छा, क्या ये ड्राइंग है, घर लेके गया है? नहीं जी, ये भी नहीं है। अच्छा, क्या ये 50,000 से ऊपर का खर्चा कैश में पे किया? नहीं जी, चेक में पे की थी ये रिश्वत, ये भी नहीं है। अच्छा भाई, सैलरी 15,000 से ऊपर की है जो कैश में पे किया? नहीं जी, ये भी नहीं है। तो कोर्ट ने कहा मुझे बताओ मैं कैसे फैसला सुनाऊं कि ये नॉट अलाउड है। मैं मजबूर हूं, सेक्शन 21 लॉ मेकर ने बना दिया है। जब सेक्शन 21 लॉ मेकर ने बना दिया है तो 21 के अलावा सारे खर्चे अलाउड हैं। एक दफा पेपर में सवाल आया था कि हमारी लड़ाई होगी किसी से और 7 वालों ने केस कर दिया कि जी ये 7 वालों ने केस कर दिया, ये हमारा इलाका है। हमने बंदे बुलवाए और उनको मरवाया, उनकी कुट लगवाई, डंडों से मारा उनको, उन बंदों ने पैसे मांगे। अब वो जो बंदों को हमने पैसे दिए वो अलाउड है। कि कैसे कि नॉट अलाउड में है ही कहीं नहीं ना, नॉट अलाउड में ऐसी बात ही नहीं कहीं लिखी। अब जबरदस्ती तो नहीं कि देखने में नॉट अलाउड लग रहा है तो फिर अपना सेक्शन 21 बना लें कोई, ये सेक्शन 21A डाल के फिर उसमें वो नए फिर लॉ भी बदलें। फिर पेपर में कहिएगा सेक्शन 21A के मुताबिक, मेरे ख्याल से फिर ये कर दीजिएगा। तो पेपर में एक बार सवाल आया था एडवर्टाइजमेंट की, लेकिन बाद में पता चला अनसक्सेसफुल है। राइज ने एडवर्टाइजमेंट की लेकिन एक बच्चा एफएससी पढ़ने नहीं आया इनसे, तो बाद में पता चला अनसक्सेसफुल हो गई, नाकाम हो गई। तो बच्चों ने कह दिया था नॉट अलाउड, क्योंकि अनसक्सेसफुल, क्योंकि सेक्शन 21 में पता नहीं कहीं लिखा हुआ था अनसक्सेसफुल, कोई कहीं लस नहीं लिखा हुआ। तो सारे खर्चे अलाउड होते हैं बिजनेस में मेरे भाई, दुनिया जहान के सारे खर्चे अलाउड होते हैं सिवाय 21 वाले। पता नहीं किस बुनियाद पे गिफ्ट्स टू क्लाइंट्स लोग कहते हैं नॉट अलाउड है, क्यों? अल्लाह अकबर। एक तो सवाल आया था कि सारे एम्प्लॉइज को हमने बुलाया और खाना खिलाया, वो ये अलाउड है? ठीक है, खर्चा को 21 में मना नहीं है। अच्छा जी, गिफ्ट्स एंड डोनेशंस इंक्लूड्स गिफ्ट्स टू क्लाइंट, अलाउड। गिफ्ट टू हर सूरज, ये जो अपने बेटे को गिफ्ट दे रही है ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। एंड डोनेशन अप्रूव्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इस पे टैक्स क्रेडिट मिलेगा। 1 लाख पे उंगली रखें, अलाउड, इग्नोर, अलाउड, इग्नोर। 50,000 पे उंगली रखें, नॉट अलाउड, ऐड करेंगे, नॉट अलाउड है, करेंगे क्या? ऐड करेंगे, कितना? 50। 2.5 लाख पे उंगली रखें, नॉट अलाउड बट रिक्लासिफाई। इतनी खूबसूरत एडजस्टमेंट है ये, इतनी खूबसूरत एडजस्टमेंट है कि इसने 3 अमाउंट्स देके एक समंदर खोल दिया आपके सामने। देखें कैसे, 1 लाख माइनस हो चुके प्रॉफिट तक पहुंचते हुए, सही माइनस हुआ है, इग्नोर, कुछ नहीं करना। 1 लाख 50,000 प्रॉफिट तक पहुंचते हुए माइनस हो चुके हैं, ये बिजनेस का खर्चा है, इसे क्या करें? ऐड कर दे, सिर्फ ऐड, नो अदर एक्शन रिक्वायर्ड। एक सफा दिया था आपको नो एक्शन रिक्वायर्ड वाला। अच्छा,
2.5 लाख, 2.5 लाख ये बिजनेस के खर्चे के तौर पे तो अलाउ नहीं है, लेकिन इस पे क्या माफ होगा, इसलिए ये रिक्लासिफिकेशन की एडजस्टमेंट है, इसको रिक्लासिफाई करेंगे। यहां पे आर्थिक तौर पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और आगे जाके आपने किया तो यही होगा, तीनों के साथ घर में किया तो यही होगा, लेकिन वो सोचा नहीं होगा कि क्या खूबसूरत चीज है ये एडजस्टमेंट, कि 1 लाख को इग्नोर और 2.5 लाख को, सॉरी 50,000 को नॉट अलाउड और 2.5 लाख को नॉट अलाउड भी, और रिक्लासिफाई करके टैक्स क्रेडिट में। सुभान अल्लाह। आगे चलें। A vehicle was obtained solely for official purpose on lease। दफ्तर के कामों के लिए व्हीकल लीज पे लिए। अच्छा, लीज में क्या, चुप 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 चुप, लीज में क्या अलाउ होते हैं और क्या अलाउ नहीं होता? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट नॉट अलाउ, और रेंटल अलाउ। द लीज commenced on जगह मार्च, लीज चार्जेस इंक्लूड 5 लाख पेड एज सिक्योरिटी डिपॉजिट टू बैंक। अच्छा, सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिलना होता है या सिक्योरिटी डिपॉजिट डूब जा, वापस मिलना होता है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट एसेट है। अच्छा, ऊपर जाए लीज चार्जेस कितने हैं? 9 लाख। इसमें क्या है? 500 क्या है? बाकी 400। ये क्या होगा? सवाल खामोश है ना, माने सवाल खामोश है, सवाल नहीं बता रहा। तो मेरे भाई अब हम क्या करें? अकाउंटिंग डेफिशिएंट दी नहीं हुई, अकाउंटिंग डेफिशिएंट दी नहीं हुई, इंटरेस्ट दिया नहीं हुआ, नहीं दिया हुआ। मैं घर में कई पिछले साल पढ़ा था ये सवाल मैंने घर में जी, नहीं दिया हुआ इंटरेस्ट, अकाउंटिंग डेफिशिएंट भी नहीं दी हुई, इंटरेस्ट भी नहीं दिया हुआ, और रेंटल भी नहीं दिए हुए। अब अगर आप जिद हैं कि मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है लीज की, या मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं ये इंटरेस्ट है, तो आप एज्यूम करके फिर रेंटल ढूंढें, फिर रेंटल नहीं सबर सबर, मुझे उन लोगों से बात कर लेने पहले, फिर रेंटल ढूंढें। आप कह रहे हैं ना ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट है, अकाउंटिंग वालों ने रिकॉर्ड कर दिया होगा, तो इसे रिवर्स करें 400 को, फिर रेंटल ढूंढें, नहीं मिलेंगे, तो इसलिए मजबूरन मैं तो इसको रेंटल ही कहूंगा, ये किराया ही होगा और क्या होगा। अब कई दफा अकाउंटिंग वाले सही काम भी कर देते हैं, रेंटल ही माइनस कर देते हैं टैक्स वालों के मुताबिक, कोई हर्ज नहीं, तो ये रेंटल ही होंगे भाई, और कुछ कर नहीं सकते थे हम। और लेकिन भाई पेपर में घर में आपने इतना सोचा नहीं होगा, आपने बस 500 ऐड कर दिया होगा, आपने सोचा ही नहीं होगा 400 तक की है तो की करना है, चलो करें। कितने लोगों के जहन में आया था अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ढूंढता हूं और लीज रेंटल ढूंढता हूं? कितने लोगों के जहन में आया था? जहन में आना चाहिए था, लेकिन नहीं थे अवेलेबल। अब मेरे ख्याल से तो इसको नॉट अलाउड में डाल दें, इसको नॉट अलाउड में डाल दें, इसको क्या कर दें, इग्नोर कर दें, क्योंकि ये किराया होगा, माइनस हो गया होगा, हो गया है, बल्कि ऊपर देखें हो गया, लेस का साइन लिखा हुआ है, LESS ढूंढने कहीं लिखा हुआ है लेस, तो बस अलाउड है। अच्छा, किसी ने ये सवाल सेल से चल के तो ट्राई नहीं किया था? छोड़े परे, कर सकते हैं। सेल से चलते हुए क्या करते हैं, अलाउड वाले माइनस करते हैं। ओके, पॉइंट 5, प्रोफेशनल फीस इंक्लूड अमाउंट ऑफ, यार आधा घंटा लग गया, इस तरह अगर न्यूमेरिकल डिस्कस हुआ करेंगे फिर तो इनकम टैक्स ही होगा, सेल्स टैक्स ही होगा। प्रोफेशनल फी इंक्लूड अमाउंट ऑफ ₹1.5 लाख paid to legal firm for defending a lawsuit against Bina in a business court। फैमिली का, अब्बू अम्मी का कोर्ट, फैमिली कोर्ट। जी भाई, ये इसके ये बीना को घर में लड़ाइयां की हैं या घर वालों ने बीना से लड़ाई की है, व्हाटएवर द केस में भी, ये तो बात खुलेगी तो पता चलेगा। अभी मैं बात नहीं कर सकता कि बीना कसूरवार है या बीना का शोर कसूरवार है, आई डोंट नो। बहरहाल ये फैमिली कोर्ट है, तो ये ड्राइंग है 21 का एच। जी जी जी, अच्छा 500 ऐड करना था, ठीक है, ऐड की जगह खत्म होगी तो मैं क्या कंजूसी करूं, 250 500 इतना वाइट बोर्ड पड़े, चलें खैर है, आगे चलें। 150 जी आया नू, ओके। बीना लिव्स इन एन अपार्टमेंट, माशाल्लाह अल्लाह सबको अपार्टमेंट दे। बीना लिव्स इन एन अपार्टमेंट सिचुएटेड अबव हर ऑफिस, ओ तेरी खैर, ये ऑफिस है,
ये हाउस है, अबव हर ऑफिस, ये बीना है। ओके अच्छा जी, बीना लिव्स इन एन अपार्टमेंट, बीना एक अपार्टमेंट में रहती है अबव हर ऑफिस, एंड 2/5 ऑफ खर्चे रिलेट टू अपार्टमेंट। प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस देखें कितने हैं, 350। 350 में से 2/5 किस मद में है, पर्सनल। अब बताएं क्या करें, मैं पर्सनल निकालूं या बिजनेस निकालूं? अगर सेल से चल रहे हैं तो बिजनेस निकाल के माइनस, और अगर प्रॉफिट से चल रहे हैं तो पर्सनल निकाल के ऐड। तो मैं कहां से चल रहा हूं अभी, इसलिए बताइए कितना ऐड करना है, 140। 70-80% कितने लोगों का सही हो गया था, इसको 60 पे लाएं, इतना ज्यादा नहीं आई क्या, हद हो गई। पॉइंट नंबर 7, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस के अंदर पड़ा है, क्या पड़ा है, ये कितना था बैड डेट रिकवरी, 750। अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड 1.5 लाख पेड फॉर बीना's golf club membership, which she exclusively, सिर्फ और सिर्फ used to promote her business interest। जी बीना, अपनी सेहत को आप सही रखने के लिए गोल्फ क्लब में जाती हैं? नो 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 नो, मैं सिर्फ गोल्फ क्लब में इसलिए जाती हूं टू प्रोमोट द बिजनेस इंटरेस्ट, बस बिजनेस इंटरेस्ट प्रोमोट करना है। जी भाई, अब ये खर्चा सिर्फ किसके लिए है, बिजनेस के लिए। ओके अगे मैं पढ़ रहा हूं, कई दफा सवाल कराया, मैं चुप कर, फुल स्टॉप। द पेमेंट टू द क्लब वॉज पेड इन कैश, पेमेंट क्लब को अपने कैश में पे की। दोबारा पढ़े, अदर एक्सपेंस इंक्लूड 1.5 लाख पेड फॉर बीना गोल्फ क्लब मेंबरशिप, बल्कि मेंबरशिप के ऊपर लिखें फीस, मेंबरशिप फीस होती है ना क्लब की, मेंबरशिप फीस। अच्छा भाई, ये मेंबरशिप फीस इसने किस में पे कर दी है, कैश में पे कर दी है। अच्छा ये देखें, 1,50,000 से ऊपर है, 50,000 से ऊपर है, और किस में पे किया, आप बताएं कैश में पे करना अच्छी बात है या जुर्म है? बिजनेस का खर्चा है ये, लेकिन किस वजह से नॉट अलाउड होगा, कैश में पे किया। लेकिन फीस तो कैश में पे की जाती है, आपको दिखाता हूं, आए पेज नंबर 130। आप तो जल्दी पागल बन गए थे कि कैश में पे करना जुर्म है, नहीं जुर्म। पेज 130, पेज 130 पॉइंट एल का 5, पेमेंट ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज फीस। बताएं भाई, फी किस में पे की जाती है, कैश में पे की जा सकती है या पे नहीं की जा सकती? बताएं, फी कैश में पे की, और नहीं भाई मैंने इधर, मुझे नहीं याद पड़ता लिखवाया था या नहीं लिखवाया था, मैंने इधर लिखवाया था ये गवर्नमेंट की तरफ ऑब्लिगेशंस है हमारी, ये सारी टुवर्ड्स गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन है। कैसे पता चला? और एनी अदर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन का मतलब है पिछली वाली भी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। गवर्नमेंट को टैक्स दें, गवर्नमेंट को ड्यूटी दें, गवर्नमेंट को फीस दें, गवर्नमेंट को आप कोई भी पैसे दें तो कैश में भी पे कर दें तो खैर है, ये क्लब है, गवर्नमेंट नहीं है। तो ये फीस होने के बावजूद भी नॉट अलाउड है, बिकॉज फीस कैश में पे नहीं की जा सकती। अच्छा हाँ, ट्रेवल तो कराया है ना, वो तो गवर्नमेंट को नहीं पे किया जाता। बिजली के बिल, फ्रेट, ट्रेवल और पोस्टेज ये गवर्नमेंट को पे नहीं किए जाते, लेकिन टैक्सेस, फीस, ड्यूटीज गवर्नमेंट को पे की जाती हैं। ट्रेवल फेयर गवर्नमेंट को पे नहीं किया जाता। मैंने सिर्फ 0.5 के साथ गवर्नमेंट का बोला है। अच्छा भाई, यहां पे एक मसला था, मैंने खुद ही एड्रेस नहीं किया था, कोई जरूरी नहीं है। यहां से फाइन काट दें, असल में फाइन इस वक्त जो है ना यहाँ पे आ ही नहीं सकता जब तक पॉइंट जी मौजूद है लॉ में, तो इसको कहते हैं ये एरर है इस वक्त पॉइंट एल में। भाई फाइन तो जी में वैसे ही नहीं माइनस हो सकता गवर्नमेंट वाला। अब आप कह रहे हो गवर्नमेंट वाला फाइन कैश में पे कर दो तो खैर है, इसलिए लोगों की राय ये है फाइन यहां पे गलत है। जब तक लॉ में जी मौजूद है, आपको पता है जी डिलीट भी हो सकता है, किसका जी, कोई पॉइंट भी डिलीट हो जाता है,
आप चलते चलते पढ़ते हैं 21 के ए के बाद एकदम सी आ जाता है, कई जगह आपने देखा होगा, रेजिडेंट की डेफिनेशन में आपने देखा होगा ए के बाद फौरन सी आ गया, तो बी था वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो जब तक लॉ में 21 का जी मौजूद है कि फाइन सिरे से ही माइनस करने की इजाजत नहीं, तो लोग कहते हैं ये एरर है लॉ के अंदर कि फाइन लिखा हुआ कैश में पे कर दो तो खैर है, और भाई ये फाइन ही नहीं माइनस करते तो कैश में कैसे पे करें, कैश में पे कर भी दें तब भी नॉट अलाउड है। तो फाइन तो हर हाल में नॉट अलाउड है, इसलिए फाइन यहां से काट दें, फाइन की यहां जरूरत नहीं है। थ्योरी का सवाल आया लिख दीजिएगा, न्यूमेरिकल में आप सुन लें फाइन कैश में पे करना भी जुर्म है, गवर्नमेंट को फाइन नहीं पे कर सकते। अच्छा भाई, अब फीस गवर्नमेंट को पे कर दें, टैक्सेस गवर्नमेंट को पे कर दें, ड्यूटीज गवर्नमेंट को पे कर दें, कोई भी पैसे गवर्नमेंट को पे कर दें, अगर वो 50,000 से ऊपर भी हो तो कैश में पे किए जा सकते हैं। लेकिन ये क्यों हम डिसअलाउ कर रहे हैं ये बिना सिकंदर वाला? क्लियर? ओके। पॉइंट बी वापस आ जाए, बे 337 पॉइंट बी। अच्छा भाई, ये पेज 327 बी, डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन फ्रॉम आयशा फूड लिमिटेड। बीना रिसीव्ड मंथली, सफे के टॉप पे आए, बीना सिकंदर इज अ लॉयर एंड ओन्स अ लॉ फर्म, ये बिजनेस का डेटा है, ओन्स अ लॉ फर्म। She is also a director legal affairs at Aisha Foods Limited, director legal affairs। और नीचे आए बी का 1, बीना received monthly remuneration of 1 लाख, तो इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर डायरेक्टर को मंथली सैलरी मिल रही है तो फिर तो वो डायरेक्टर साथ साथ डायरेक्टर एम्प्लॉय भी है। अब इसमें जो आता है ना पॉइंट 4, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। शी रिसीव्ड अ फीस ऑफ 1.5 लाख फ्रॉम AFL फॉर अटेंडिंग द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर भी है लेकिन एम्प्लॉय डायरेक्टर है। कैसे एम्प्लॉय डायरेक्टर है? पॉइंट 1 पढ़े, मंथली तनख्वाह मिल रही है। अगर डायरेक्टर को डायरेक्टर मीटिंग का पैसे मिले तो वो अदर सोर्स में जाते हैं, लेकिन अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय डायरेक्टर है और उसको मीटिंग के पैसे भी मिल रहे हैं, 7 महीने की तनख्वाह भी मिल रही है, तो फिर उस डायरेक्टर को जो डायरेक्टर फीस मिली उसको सैलरी में ही डालेंगे। क्योंकि सैलरी के चैप्टर में एक जगह लिखा हुआ था पहले सफे पे, एनी सैलरी, बोनस, कमीशन, फीस, ग्रेचुटी, पहला सफा जो था सैलरी का, दूसरा सफा वहां पे ये बात लिखी हुई थी। तो अब असूल क्या हो गया? अगर आप डायरेक्टर हैं किसी जगह और वहां आपको महीने की तनख्वाह भी मिल रही है तो डायरेक्टर की फीस सैलरी में जाएगी। अगर आप कहीं पे डायरेक्टर हैं और महीने की तनख्वाह, और सिर्फ आप किस लिए जाते हैं? डायरेक्टर की मीटिंग में, फिर जो तनख्वाह मिलेगी वो तनख्वाह नहीं होगी, वो फीस होगी। वो किस साइड में जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। वो मैं सवाल ढूंढ रहा था, मुझे मिल नहीं रहा, कहीं आया हुआ था सवाल में पास पेपर में, तो इसको लिख लें सैलरी में। डायरेक्टर फी के आगे लिखें सैलरी। हाँ, पेज 330 क्वेश्चन 1। ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा सवाल है, इसमें ना उसने बीच में डाल दिया हुआ है, ये कंफ्यूजिंग है। मिस्टर ए इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टर नहीं है, मिस्टर ए इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव। बेसिक सैलरी, बोनस, यूटिलिटी, लीव इनकैशमेंट, अदर अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस। उसके नीचे देखें आ रही है क्या? डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस कितनी आ रही है? अच्छा, अब ये मैंने इसको डाला हुआ है इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर, इसको इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर डाला हुआ है। मेरे ख्याल से ये गलती हो सकती है या इस वजह से हो सकता है कि सवाल सही नहीं था। चीफ एग्जीक्यूटिव है तो उसको कैसे डायरेक्टर फी मिल सकती है? चीफ एग्जीक्यूटिव को तो डायरेक्टर फी नहीं मिल सकती, तो उसको अदर सोर्स में डालना मुनासिब है। बहरहाल कोई लेटेस्ट टाइम का भी सवाल है वो मैं आपको ढूंढ के दे दूंगा। अगर महीने की तनख्वाह भी मिल रही है और डायरेक्टर फी भी मिल रही है उसी कंपनी से, तो फिर कहां डालनी है? वरना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। ओके, चलें जी आगे, बस निकालें सेल्स टैक्स। जी भाई, कितने के जूते पड़े थे? 3000 के। कितने के जूते पड़े थे? 3000 के जूते पड़े थे। हश पपीज का प्रॉफिट एंड लॉस क्लास के एंड पे याद करिएगा। आज के लिए कोई सवाल आपको बता दूंगा।
हर्ष पपीज का प्रॉफिट एंड लॉस किसने याद कराना है और कहां याद? सेल, कल बात की थी। एक जूता अपनी दुकान पे 3000 का बेचा, लेकिन एक जूता बाटा को कितने का बेचा? 2800 का। ये प्रॉफिट एंड लॉस में सेल नजर आएगी। ये कौन सी प्राइस होगी? रिटेल प्राइस, क्योंकि अपनी दुकान पे रख के बेच रहे हैं। और ये कौन सी प्राइस होगी? होलसेल प्राइस। तो जो मैन्युफैक्चरर एक वक्त में दो काम करे, क्या? नंबर 1, जो मैन्युफैक्चरर एक वक्त में दो काम करे, चीजें बनाए भी और अपनी दुकान पे रख कर बेचे भी। हर्ष पपीज वाले ये दोनों काम कर रहे हैं, बना भी रहे हैं और अपनी दुकान पे रख के बेच भी रहे हैं। पेप्सी वाले ये दोनों काम नहीं कर रहे। कोई दुकान देखी पेप्सी की दुकान? पेप्सी की दुकान, पेप्सी वाले ये दोनों काम नहीं कर रहे, लेकिन हर्ष पपीज वाले दोनों काम कर रहे हैं। क्या? फैक्ट्री भी है और दुकानें भी हैं। जिनकी फैक्ट्री भी हो और अपनी दुकानें भी हों, उन्हें क्या कहते हैं? दे आर मैन्युफैक्चरर एज वेल एज रिटेलर। अच्छा, अब अगर ये अपनी दुकान पे रख के बेचें तो चीज को कहा जाएगा रिटेल प्राइस, और अगर ये बाटा को बेचें ताकि बाटा आगे 3000 का बेचे तो बाटा को सस्ता बेचेंगे, तो हर्ष पपीज वाले इसको कौन सी प्राइस कहेंगे? होलसेल प्राइस। अब गवर्नमेंट को दोनों प्राइसेस आपने अलग अलग बतानी है। कैसे? आपने कहना है अपनी दुकान पे मैं चीज 3000 की बेचता हूं, बाटा वाले भी अपनी दुकान पे 3000 की बेचते हैं, लेकिन मैं उन्हें कितने की बेचता हूं? 2800। पढ़े। रिटेलर, रिटेलर मींस a person, page 389, a person supplying goods to general public। किस लिए? फॉर कंजम्पशन, ताकि वो इस्तेमाल करें। a person combining the business of import and retail, इसकी मैंने मिसाल नहीं दी आपको। a person combining the business of manufacture with retail, a person combining the business of manufacture with retail, इसकी मिसाल है हर्ष पपीज, क्योंकि इनकी फैक्ट्री भी है, मिल जाएगी आपको, ढूंढिएगा जाके, और इनकी रिटेल शॉप्स भी हैं। और कई जगह पे तो शॉप पे लिखा होता है कंपनी ओन्ड शॉप, यानी ये किसी को नहीं दी हुई हमने, कंपनी खुद ओन कर रही है इस शॉप को। shall notify and advertise wholesale price and retail price separately। लोगों को कौन कौन सी प्राइसेस अलग अलग बताएंगे? होलसेल प्राइस अलग से बताएंगे और रिटेल प्राइस अलग से बताएंगे। एंड डिक्लेयर द एड्रेस ऑफ रिटेल आउटलेट्स। रिटेल आउटलेट्स इनके पाकिस्तान में हजारों होंगे मेरे तो ख्याल से, तो रिटेल आउटलेट्स बताएंगे कहां कहां पे हैं। एक इचरा के अंदर है, उसका एड्रेस बताएंगे, गवर्नमेंट को एड्रेस बताया करेंगे, भाई वहां फला फला जगह हमारे रिटेल आउटलेट्स हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं, ताकि गवर्नमेंट को पता चले इनके बिजनेस ऑपरेशंस बहुत ज्यादा हैं। जी भाई, हर्ष पपीज वाले एक मैन्युफैक्चर को रिटेल के साथ मिला रहे हैं या इंपोर्ट को रिटेल के साथ मिला रहे हैं? मैन्युफैक्चर को रिटेल के साथ मिला रहे हैं, इंपोर्ट को रिटेल के साथ नहीं मिला रहे। चीजें इंपोर्ट करके रिटेल कर रहे हैं या बना के रिटेल कर रहे हैं? इनकी दो जिम्मेदारियां बता दें। नोटिफाई, नोटिफाई होता है गवर्नमेंट को बताओ, नोटिफाई होता है गवर्नमेंट को बताओ। गवर्नमेंट को बताओ, होलसेल के ऊपर लिखे 2800, गवर्नमेंट को 2800 बताओ और 3000 के बारे में बताओ, और साथ साथ एड्रेस दो अपने रिटेल आउटलेट्स के। ओके, ये रशीद साहब है, ये पाक फैन है, ये पाक फैन है, और ये कोई फैंस की शॉप है जहां आपको मुख्तलिफ फैंस मिल जाते हैं। आप दुकान पे जाएं, मुख्तलिफ कंपनीज के पंखे मिल जाते हैं। ये गुजरात फैन है। अच्छा, अब रशीद साहब इज ए
होल सेलर। रशीद साहब होलसेलर हैं। क्या करते हैं? पाक फैन से पंखे खरीदते हैं और आगे किसको बेच देते हैं? फैन शॉप को। जो मार्केट में फैन शॉप्स होती हैं, इशरे के अंदर चले जाए, बी क्लास के बाद इशरे में चले जाए, वहां पे आपको फैन शॉप्स मिल जाएंगे, वहां मुख्तलिफ कंपनीज के फैन होंगे। इसी तरह गुजरात फैन वाले अपने पंखे रशीद को देते हैं। गुजरात फैन वाले कहते हैं होलसेलर हो तो रशीद जैसा अमानतदार, दयानतदार, और फिर रशीद ये पंखे किसको दे देते हैं? फैन शॉप वालों। जी बताएं ना, हु इज रशीद? होलसेलर। पढ़े। होलसेलर होल बल्क क्वांटिटी में परचेज और सेल करता है। होलसेलर इंक्लूड्स अ डीलर एंड मींस एनी पर्सन, डीलर की बात अभी मैं करूंगा, मींस एनी पर्सन हु कैरीज ऑन वेदर रेगुलरली और नॉट। हो सकता है रेगुलरली ना करता हो ये काम, सुबह नौकरी करता हो, दोपहर के बाद ये काम करता हो, वेदर रेगुलरली और नॉट। द बिजनेस ऑफ, देखें, द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स बाय होलसेल। पहले बाय करता है होलसेल में, फिर सेल करता है होलसेल में। बाइंग एंड सेलिंग गुड्स बाय होलसेल। और सप्लाइंग गुड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय होलसेल। वही बात, सप्लाइंग गुड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय होलसेल। फॉर कैश, फॉर कैश, फैन शॉप वाले कहते हैं ये लो यार पैसे, फॉर कैश। और डेफर्ड पेमेंट, ऐसा भी हो सकता है, ये कहें यार अभी पैसे ना लो, पैसे कुछ दिन बाद ले लेना, फॉर कैश और फॉर डेफर्ड पेमेंट। और फॉर कमीशन, कमीशन को अंडरलाइन करके ऊपर एरो खींचे डीलर की तरफ, और फॉर कमीशन। कमीशन में और बाइंग सेलिंग में फर्क समझें। देखें, होलसेलर में, अच्छा मैं फर्ज कर रहा हूं इधर ये बाइंग सेलिंग कर रहा है और इधर कमीशन एजेंट है। इधर क्या है? कमीशन एजेंट है। क्या मतलब? बाइंग सेलिंग रिस्की है, कमीशन एजेंट बनना आसान है। बाइंग सेलिंग इसलिए रिस्की है कि रशीद ने पंखे खरीद लिए, अब अगर इनको वापस पसंद नहीं आए तो ये वापस नहीं कर सकता इसको। ये पेपर में बातें पूछेगा नहीं, ऐसी डेफिनेशन समझाने के लिए बता रहा हूं, पेपर में नहीं बातें पूछनी उसने। बाइंग सेलिंग ये है, ये पंखे यहां से खरीदेगा, अपने पास स्टॉक कर लेगा, अगर इसको पसंद ना आए तो इसका नुकसान हो जाएगा, जाया करे या किसी को सस्ते बेचे, वो इसकी मर्जी है। कमीशन क्या होता है? कमीशन होता है इससे पंखे लेगा, लेगा, खरीदेगा नहीं, लेगा, लेके जाएगा इसके पास, जितने बिक जाएंगे उसका कमीशन रख लेगा, बाकी पंखे लाके वापस कर देगा, कहेगा यार वो नहीं उन्हें पसंद आए, चलो यार वापस पकड़ो। ठीक है, दोनों सूरतों में ही विल बी कॉल्ड एज होलसेलर। ठीक है जी। और अगली बात सुने, ऐसी सूरत में अगर पंखे चोरी हो जाए तो इसका नुकसान होता है, लेकिन ऐसी सूरत में ये तो सिर्फ एजेंट है। ऐसी सूरत में नुकसान, अगर पंखे चोरी हो जाए रास्ते में जाते हो तो किसका नुकसान होगा? ठीक है, बहरहाल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं हम बाय करके सेल कर रहे हो तो भी होलसेलर हैं, या सिर्फ कमीशन एजेंट हो तो भी होलसेलर हैं। पढ़े जी दोबारा। इंक्लूड्स अ डीलर एंड एनी पर्सन। डीलर, डीलर ये नीचे वाला डीलर है, यहां ये डीलरशिप है, यहां इसको डीलर कहा जाएगा, डीलर। इंक्लूड्स अ डीलर एंड मींस एनी पर्सन, मींस एनी रशीद, मींस एनी रशीद who carries on whether regularly or not the business of buying and or supplying goods by wholesale for cash, कई दफा पैसे ले लेते हैं, और for deferred payment, कई दफा उधार पे दे देते हैं, और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, या कोई और चीज बदले में ले लेते हैं, घड़ी ले ली, कोई और चीज ले ली। It also includes a person, it also includes a person who store goods belonging to others as agent for the purpose of sale। अच्छा, ऐसा भी होता है। इसी मिसाल में डीलर को एजेंट भी कहते हैं। स्टोर का मतलब क्या है? स्टोर का मतलब यह है कि इसने यहां ना एक गोदाम बना लिया, गोदाम बना लिया,
और गोदाम बना के आरजी तौर पे, एक तो होता है ना गाड़ी खरीद के यहां से पकड़ के यहां दे देना, इसको भी होलसेलर कहेंगे। लेकिन अगर आप गाड़ी खरीद के यहां से यहां सप्लाई करने के बजाय गाड़ी खरीद के गोदाम में थोड़ी देर स्टोर करें और फिर जाके आप अगले को सप्लाई करें, क्योंकि कई दफा अगला कहते हैं मुझे जरूरत नहीं है, तो फिर इन लोगों ने गोदाम बनाने शुरू कर दिए थे। तो लॉ में कहने का अगर आप गोदाम बना के स्टोर कर रहे हैं तो भी आप होलसेलर ही हैं, ये ना कहें आप रिटेलर बन गए हैं। गोदाम है, दुकान नहीं है, तो गोदाम वाला भी स्टिल कंसिडर्ड एज होलसेलर। इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ पर्सन, ये डेफिनेशन में एक्सटेंशन आई थी जब लोगों ने गोदाम बनाने शुरू किए, गोदाम वालों को भी होलसेलर ही कहना है आपने। इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ पर्सन हु स्टोर्स गुड बिलोंगिंग टू गुजरात फैन। असल में बिलोंग किससे कर रही हैं? गुजरात फैन से चीजें, क्योंकि ओनरशिप उनकी है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स पर्सन से मुराद रशीद। इट ऑल्सो इंक्लूड्स रशीद हु स्टोर गुड्स बिलोंगिंग टू रॉयल फैन एज एन एजेंट, ये एजेंट के तौर पे काम करे फॉर द पर्पज ऑफ सेल। फिर आगे इनको स्टोर करके क्या करना है, इसने सेल करना है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है इस सिनेरियो में या इस सिनेरियो में जिसमें भी गवर्नमेंट को भी बेच सकते हैं पंखे। हाँ हाँ, क्या मसला है, परेशान क्यों जाते हैं? गवर्नमेंट क्या हो गया है? ये गवर्नमेंट को भी बेच सकते हैं पंखे। ठीक है जी, पढ़े। इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ पर्सन हु सप्लाई टैक्सेबल गुड्स टू के आगे लिख लें गवर्नमेंट, आगे सारी लाइन को अंडरलाइन करके टू के आगे लिखें गवर्नमेंट। फिर गवर्नमेंट का मुश्किल सा नाम आपको मैं बताता हूं। सप्लाई टैक्सेबल गुड्स टू के आगे क्या लिखा आपने? गवर्नमेंट का मुश्किल सा नाम सुन लें। उन्होंने कहा यार ये सेल्स टैक्स में डेफिनेशंस हैं, होलसेलर की, रिटेलर की, डिस्ट्रीब्यूटर की, मैन्युफैक्चरर की, इंपोर्टर की। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट ने नया थाना बनाया तो गवर्नमेंट ने कहा यार रशीद यार पंखे ले आई, तो रशीद साहब 50 पंखे ले आए थाने में, हर जेल में छोटे छोटे पंखे लगा दिए। अच्छा, तो अब उसने कहा जी ये बस ये चाहिए हमें, तो बस आप 50 पंखे डिलीवर कर दो। मैं ना गवर्नमेंट होलसेलर, ना डीलर, ना रिटेलर, कस्टमर भी लोगों ने कहा कहना मुनासिब नहीं। वैसे तो कस्टमर भी कहा जा सकता है, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने आगे बेचने नहीं है, गवर्नमेंट ने सिर्फ इनको इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को कस्टमर भी कहा जा सकता है। लेकिन पता नहीं लॉ मेकर ने मुश्किल सा लफ्ज चूज किया गवर्नमेंट के लिए, a person who deduct income tax। उन्होंने कहा ये क्या, ये गवर्नमेंट की डेफिनेशन है? उन्होंने कहा हाँ ये नहीं है ये डेफिनेशन, a person who deduct इनकम टैक्स। हमने कहा क्या मतलब, ये तो हमें नहीं समझ आ रहा कि गवर्नमेंट कैसे इनकम टैक्स काटती है। ओ पागल, गवर्नमेंट इनकम टैक्स काटती है फ्रॉम सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज। गवर्नमेंट के इतने मुलाजमीन है, सबको सैलरी देते हुए टैक्स काटती है। तो गवर्नमेंट को डिफाइन कर देता बहुत अच्छा था, लेकिन इसने गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल सा लफ्ज यूज कर दिया। क्या लफ्ज यूज किया? अ पर्सन हु डिडक्ट इनकम टैक्स फ्रॉम सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। ये गवर्नमेंट की अजीब सी डेफिनेशन निकाली। गवर्नमेंट के हजारों काम है, उनमें से एक काम गवर्नमेंट का ये भी है। वो काम जिक्र करके लॉ मेकर ने शायद कुछ चीजें हाइड करने की कोशिश की है, आई डोंट नो वो क्या चीजें थी। बहरहाल उसने अपना मकसद पूरा कर दिया। गवर्नमेंट के 100-150 फंक्शंस में से एक फंक्शन बताएं। गवर्नमेंट डिडक्ट इनकम टैक्स फ्रॉम सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, आप कह रहे होंगे वो तो ये लोग भी करते हैं सारे, तो ये तो रिटेलर मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन में आ जाएंगे ना, इनका तो कोई मसला नहीं। तो गवर्नमेंट को अलग से शो करना था। पढ़ें। इट ऑल्सो एट सोर्स, मौके पे तनख्वाह देते हुए, एट सोर्स मौके पे, जैसे ही तनख्वाह देने लगे हैं जहां पे ट्रांजेक्शन ओरिजिनेट हो रही है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ पर्सन, याद कैसे करने घर में, इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ पर्सन हु सप्लाई टैक्सेबल गुड्स टू गवर्नमेंट। अच्छा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट एक पर्सन होता है हु डिडक्ट इनकम टैक्स एट सोर्स, मौके पे टैक्स काट लेती है। किस मौके पे? जब एम्प्लॉय को क्या पे कर रही हो? सैलरी। तो गवर्नमेंट उसी मौके पे क्या काट लेती है?
टैक्स काट लेते। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट। ओके, आगे का लिखा हुआ है भाई, इम्पोर्टर, नहीं चर नहीं, वो कल चरा था हमने, अभी वही हजम नहीं हुआ। इंपोर्टर, अच्छा इंपोर्टर की पुरानी डेफिनेशन बड़ी इंटरेस्टिंग थी। इंपोर्टर की पुरानी डेफिनेशन थी, इंपोर्टर इज अ पर्सन हु लॉफुली इंपोर्ट गुड्स इन पाकिस्तान। ये पुरानी डेफिनेशन थी। फिर लोगों ने कहा ये जो अनलॉफुली कर रही है अफगानिस्तान से, चाइना के बॉर्डर से, ये इंपोर्ट नहीं है, इनसे टैक्स नहीं मांगना। गवर्नमेंट ने कहा हाँ इनसे भी मांगना है। फिर लॉफुली का डिलीट कर दिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने कहा जेड़ा भी है बस सारे इंपोर्टर हैं, चाहे लॉफुली इंपोर्ट करे चाहे पकड़ेंगे तो हम सबको और सबसे टैक्स मांगेंगे। इंपोर्टर इज अ पर्सन, अभी बहुत दूर की बात है, आप जाएंगे आप देखेंगे चोर पकड़ा जाता है और चोर से कहा जाता है भाई पैसे वापस करो। चोर कहते हैं मैंने कहा कहां चोरी की मुझे नहीं पता। गवर्नमेंट कहती है ठीक है इनकम फ्रॉम बिजनेस। पॉइंट 13, इंपोर्टर, तो अभी इतनी डिटेल में नहीं जाना आपने लॉ की। इंपोर्टर इज अ पर्सन हु इंपोर्ट्स गुड्स इन तुर्की, पाकिस्तान बोला है। होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर कोई खास फर्क नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर के राइट्स सेल करने के स्पेसिफाइड एरियाज में होते हैं और होलसेलर को आप खुल के खेलने देते हैं, जहां मर्जी जाके चीजें बेचो। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर को आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि तुम्हें लाहौर की डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा हूं, तुमने कराची की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लेनी। अगर तुमने कराची की डिस्ट्रीब्यूशन ले ली तो मसला होगा, फिर वो कराची का डिस्ट्रीब्यूटर मेरा डिस्टर्ब होगा। तो कराची में जब वो मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी है जो टाइलें बनाती है, अब आपने होलसेलर हायर कर लिए तो आप मारे गए। होलसेलर जहां मर्जी जाके चीजें बेचे, लेकिन आप अपने बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर, आप कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को राइट देंगे। डिस्ट्रीब्यूटर का क्या मतलब है, तुम सिर्फ लाहौर में चीजें बेच लो, तुम हमारी टाइलें कराची में बेच लो। अब अगर लाहौर वाला जाके कराची बेचने लग जाए तो मैन्युफैक्चरर इसको पकड़ेगा और कहेगा तुम अपने राइट्स से बाहर निकल रहे हो। तो होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर में सिवाय कोई फर्क नहीं, सिवाय के जो रिस्ट्रिक्शन एरिया राइट्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। किसके राइट्स रिस्ट्रिक्टेड हैं, किसके राइट्स खुल गए हैं? डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट कौन करता है? पाक फैन वाले मैन्युफैक्चरर है ना। डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट कौन करता है? मैन्युफैक्चरर। हो सकता है इंपोर्टर भी अपॉइंट कर ले, कोई चीजें मंगवाई हो आपने बल्क क्वांटिटी में, और एनी अदर पर्सन फॉर अ स्पेसिफाइड एरिया, स्पेसिफाइड एरिया टू परचेज गुड्स फ्रॉम हिम से मुराद मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर जो भी है, मैन्युफैक्चरर से चीजें खरीदेगा। टू परचेज गुड्स फ्रॉम हिम फॉर फर्दर सप्लाई, फॉर फर्दर सप्लाई, लेकिन ऊपर लिखे फॉर फर्दर सप्लाई इन स्पेसिफाइड एरियाज। और सप्लाई सिर्फ किन एरियाज में कर सकता है? स्पेसिफाइड एरियाज। जी मोहतरम, यू सिटिंग व्हाइट शर्ट, स्टैंड अप। हाँ परेशान हो गए थे, मैं कहा उसमें डिफाइन कॉटेज इंडस्ट्री। हाँ डिफाइन कॉटेज इंडस्ट्री। सेल्स टैक्स साथ साथ या याद करना था हैं, साथ से याद करना। ओ भाई आप खलो जाए, आप खलो जाए, खड़े हो जाए, स्टैंड अप। डिफाइन रिटेल प्राइस, आप खड़े हो, आप खड़े हो, आज देखी जाएगी। डिफाइन मैन्युफैक्चर, याद करेंगे सेल्स टैक्स, ये कर देंगे वो कर देंगे, लुट मचा देंगे, आने दें, शुरू होने दें सेल्स टैक्स। आप खड़े हो जाओ, क्या कर रहे हो? डिफाइन मैन्युफैक्चरर। वो जो इकबाल ने अपने शेर लिखे थे वो किन लोगों के लिए थे? वो
वो किसने खुद ही बुलंद करनी थी अपनी, और वो किधर गए लोग, मर गए वो लोग, वो हमारे बड़े थे बस। अब नहीं वो इकबाल के खड़े होकर शेर सुनाओ इकबाल का, ये लोग नहीं खड़े हो इधर। हाँ पहले आप सुना दो रिटेल प्राइस, फिर शेर सुनाओ इकबाल। स्लीप करप्शन था। चलो कोई शेर सुनाओ इकबाल का, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अच्छा आ जाओ बुलंद हो, इधर आओ इधर आओ। अब ये वाली आवाम इसी तरह बुलंद हो सकती है, छत पे जाके खड़े हो गए, खुदी को कर बुलंद इतना। अच्छा ये भाई जो है वो चुप करके हंस रहे हैं, आप खड़े हो, डिफाइन रिटेलर, ये साथ साथ याद करें। हाँ सुना दें सुना दें, अभी नहीं। अच्छा भाई आप कॉटेज इंडस्ट्री, मैं जा रहा हूं यार, ये पकड़ो खुद ही पढ़ लेना बात। शर्म तुमको मगर नहीं आती। अब तो नरगिस ने भी अपनी बेनूरी पे रोना छोड़ा। अच्छा जी बेनूरी पे चमन में साथ वाला कैसे पैदा हो। ओके बैठ जाइए, बैठ जाओ। चलें सिलेबस खत्म करते हैं, छोड़ें आप लोग लफ्ज़ सुनना चाहें, सिलेबस खत्म हो गया, हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा। किताब किधर गई है। अच्छा जी डिस्ट्रीब्यूटर स्पेसिफाइड एरिया के लिए अपॉइंट होता है, और आप हजरात जो है वो मोबाइल के लिए अपॉइंट हुए में। नहीं मैं निकाल लेता हूं, मुझे पता है। ओके गाइस फ्रेश हो जाएं, कोई नहीं होता रहता है, खैर है जिंदगी बहुत लंबी है, हो जाएगा। सीए डिस्ट्रीब्यूटर मींस अ पर्सन अपॉइंटेड बाय मैन्युफैक्चरर, appointed by importer, appointed by any other person for specified area to purchase goods from him for further supply। अच्छा कई दफा ऐसा भी होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर एक बंदे के लिए डिस्ट्रीब्यूटर होता है, किसी दूसरे के लिए होलसेलर होता है, एक बंदे के लिए डिस्ट्रीब्यूटर होता है, किसी और के लिए रिटेलर होता है, ऐसा भी हो सकता है, कोई मसला नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अगर आप होलसेलर और इंपोर्टर भी हैं तो कोई मसला नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं मैन्युफैक्चरर भी होते हैं, इंपोर्टर भी होते हैं, होलसेलर भी होते हैं, डीलर भी होते हैं, मकसद ही कमाना होता है उनका। चलें जी। एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इन एडिशन टू बीइंग डिस्ट्रीब्यूटर इज आल्सो सेलिंग गुड्स एज आ। हाँ ये कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं होती और इसका कोई पेपर में अब लिंक नहीं होता, असल डेफिनेशन पीछे ही थी। ओके एक्टिव टैक्स पेयर, कौन सा टैक्स पेयर? एक्टिव टैक्स पेयर। अच्छा जी बड़ी गौर से बात सुननी है भाई, आप खड़े हो जाओ लास्ट में। मैं कहता हूं जी भाई एक्टिव स्टूडेंट नहीं है, मिसाल के तौर पे चलो बैठ जाओ। मैं कहता हूं कोई भी भाई एक्टिव स्टूडेंट नहीं है, क्या वजह जी? टैक्स की क्लास हो रही है, टैक्स की क्लास में लेट आते हैं, टैक्स की क्लास में याद नहीं करते, टैक्स का टेस्ट नहीं देते, टेस्ट देते हैं नंबर नहीं आते, कंपनी लॉ के अंदर इनके मार्क्स कम आए हैं। अब ये कहेंगे ये जो पांचवी बात की आपने, ये इस क्लास में कि क्या मतलब है आपके कहने का? यानी इस क्लास में मुझे कंपनी लॉ के ताने दिए जाएंगे? वो उधर उधर मैं सुन के आ गया हूं, इस क्लास में दोबारा यानी ये तो खीर हो गई है। कहेंगे नहीं अदब है आप लोगों में, सोचेंगे यार आज तक खीर हो गई, और एक दो को गीबत में बता भी देंगे यार इस सार्वजन। अच्छा तो लॉ मेकर ने यही हरकत की है, कहते हैं एक्टिव टैक्स पेयर की डेफिनेशन मैं नहीं दे रहा, मैं नॉन एक्टिव की डेफिनेशन दे रहा हूं। और डेफिनेशन में उसने दो हरकतें पकड़ी हैं सेल्स टैक्स से, और दो बुरी हरकतें पकड़ी हैं इनकम टैक्स से, और कहा है जो बंदा इन चार हरकतों में से एक भी हरकत करता हुआ पाया गया उसको मैं सेल्स टैक्स के लॉ में कह दूंगा नॉन एक्टिव। सेल्स टैक्स के लॉ में क्या कह दूंगा? नॉन एक्टिव। तो नॉन एक्टिव के लिए चारों जुर्म जरूरी नहीं है, चार में से कितने जुर्म करे बंदा? एक भी जुर्म कर दे वो क्या बन जाएगा?
नॉन एक्टिव टैक्स पेयर बनने के लिए सेल्स टैक्स में 2 जुर्म आप सेल्स टैक्स में कर सकते हैं तो नॉन एक्टिव होंगे, या 2 जुर्म आप इनकम टैक्स में। नॉन एक्टिव डेफिनेशन हमारे सिलेबस में है या नहीं, उसका जवाब है नहीं है, इसलिए उधर छोड़ें। तो जो बंदा 2 हरकतें सेल्स टैक्स में कर दे या 2 हरकतें इनकम टैक्स में कर दे, दोनों सूरतों में सेल्स टैक्स वाले उसे क्या कहेंगे? पढ़ें, हरकत नंबर 1 पढ़ते हैं। Active taxpayer means a registered person who does not fall in any of the following. Who is blacklisted. अच्छा, आने वाले दिनों में ब्लैकलिस्ट कर दिया करेंगे कुछ लोगों को, किस वजह से? उनकी हरकतों की वजह से। Who is blacklisted. ब्लैकलिस्टिंग का तो पूरा पेज पढ़ेंगे। और whose registration is suspended. आपके अकाउंट सस्पेंड हो जाते कई दफा किसी भी जगह पे, अकाउंट सस्पेंडेड और ब्लॉक्ड। तो इनकी बुनियादें क्या हैं वो वेट करें, आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। बी, हु फेल इन क्यूएम, नहीं इधर भी नहीं, अब जान छोड़ी। हु फेल्स टू फाइल द रिटर्न, रिटर्न के ऊपर लिखें सेल्स टैक्स रिटर्न। कल आपको बताऊंगा सेल्स टैक्स रिटर्न हर महीने जमा होती है, इनकम टैक्स रिटर्न साल में एक दफा जमा होती है, सेल्स टैक्स रिटर्न हर महीने जमा होती है। Who fails to file sales tax return by the due date, ड्यू डेट भी पढ़ेंगे हम, लेकिन कितने महीने फेल हो? अगर एक बंदे ने जून की रिटर्न जमा नहीं कराई, महीने की होती है ना, अगर जून की रिटर्न जमा नहीं कराई, उसको नहीं पड़ा ओए नॉन एक्टिव टैक्स पेयर, वो कहेगा यार एक दफा जुर्म हुआ है। लेकिन अगर मुसलसल 2 महीने जमा नहीं कराई तो देन ही विल बी कॉल्ड एज। अच्छा, सेल्स टैक्स रिटर्न मंथली जमा होती है या एनुअल? मंथली। टैक्स पीरियड का मतलब लिखें टैक्स मंथ। हाँ, यहां पीरियड से मुराद ईयर नहीं है, यहां पीरियड से मुराद मंथ है। ओके, हु फेल टू फाइल एन इनकम, वही हम सेल्स टैक्स पढ़े हैं, सभी के टॉप पे हमने नाम पढ़ा, सेल्स टैक्स का चैप्टर है, चलो खैर है। हु फेल्स टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न और स्टेटमेंट ऑफ फाइनल टैक्स, तो डिविडेंड वाला जमा कराता था ना, बाय द ड्यू डेट। मुझे याद पड़ा है कि ड्यू डेट 30 सितंबर है शायद, इनकम टैक्स में याद है ड्यू डेट 30 सितंबर थी, इसकी तो ड्यू डेट हमने पढ़ी भी है। Who fails to file an, एक, यहां 2 नहीं है, यहां 2 नहीं है क्योंकि यहां एनुअल है ना, तो लिख लें शक एनुअल का लफ्ज। इनकम टैक्स रिटर्न तो एनुअल होती है ना। जी भाई, किसी बंदे को ब्लैकलिस्ट कर दिया या उसकी रजिस्ट्रेशन ब्लॉक कर दी, क्या ये नॉन एक्टिव है? जी। जिस बंदे ने सेल्स टैक्स में मुसलसल 2 महीने रिटर्न जमा नहीं कराई, क्या ये नॉन एक्टिव है? जी। या और नहीं, या किसी बंदे ने इनकम टैक्स की रिटर्न जमा नहीं कराई और एक दफा भी जमा नहीं कराई, किसी 1 साल में जमा नहीं कराई, तो सेल्स टैक्स वाले उसको क्या कहेंगे? नॉन एक्टिव टैक्स पेयर। ओके, जी भाई इधर देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ होंडा कार। इनकम टैक्स के लॉ में होंडा कार्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और सेल्स टैक्स के लॉ में होंडा कार्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? सेल्स टैक्स के लॉ में होंडा कार्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फाइल किया करें मंथली रिटर्न, फाइल किया करें मंथली रिटर्न। इनकम टैक्स में होंडा कार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फाइल करे इनकम फ्रॉम बिजनेस की, बोले एनुअल रिटर्न। है कि नहीं ये जिम्मेदारी? एनुअल फाइल करे डिविडेंड की
फाइल करें FTR की स्टेटमेंट ऑफ फाइनल टैक्स कि मैंने इतना डिविडेंड कमाया। फाइल करें मंथली टैक्स डिडक्शन डिटेल्स। क्या मतलब टैक्स डिडक्शन डिटेल्स? मेरे 500 एम्प्लॉयज हैं, उनकी तनख्वाह 6 लाख से ऊपर है, हर एम्प्लॉय की सैलरी पे इतना टैक्स बनता है, इस महीने मैंने काट के गवर्नमेंट के खजाने में जमा करा दिया। ये जो होती है ना टैक्स डिडक्शन की डिटेल्स, इसमें आप अपनी इनकम का नहीं बता रहे होते, इसमें आप अपने एम्प्लॉयज की इनकम के बारे में गवर्नमेंट को बता रहे होते हैं। अपनी गाड़ियों के बिजनेस इनकम के बारे में यहां बताएंगे गवर्नमेंट को, और मंथली टैक्स रिडक्शन की डिटेल्स अपने एम्प्लॉयज की बताएंगे गवर्नमेंट को। वो कहां बताएंगे? वो इस मद में बताएंगे। पॉइंट 3 की एक समरी देनी होती है गवर्नमेंट को, एनुअल समरी होती है वो, बस एनुअल टैक्स डिडक्शन डिटेल्स। और वो समरी किससे मैच करनी चाहिए? 12 महीने के फिगर्स से मैच करनी चाहिए। तो होंडा कार्स की ये 5 जिम्मेदारियां मैंने आपके सामने लिखी हैं। क्योंकि गाड़ियां सेल कर रहे हैं तो क्या जमा कराएंगे? हर महीने सेल्स टैक्स रिटर्न। दूसरी, अपनी बिजनेस इनकम पे रिटर्न जमा करवाएंगे, वो जो वहां पड़ा था। दूसरी जिम्मेदारी, अपनी डिविडेंड पे फाइनल टैक्स जमा करवाएंगे, स्टेटमेंट। तीसरी जिम्मेदारी, हर महीने किस एम्प्लॉय का कितना टैक्स काटा, उसका नाम और कितना टैक्स काटा, एक इसकी डिटेल जमा कराएंगे गवर्नमेंट को, इसे स्टेटमेंट कहते हैं इसे भी। आखिरी जिम्मेदारी, हर महीने जितना एम्प्लॉय का जितना टैक्स काटा उसको एक सफे पे जमा करके 12 महीने का टोटल कर दो और बताओ टोटल साल में कितना टैक्स काटा। अच्छा जी, अब जुर्म बताएं और उनकी सजा बताएं। अगर होंडा कार्स मुसलसल 2 महीने ये रिटर्न जमा ना कराए, मुजरिम है? और किसी 1 महीने जमा ना कराए तो मुजरिम नहीं है। अगर होंडा कार किसी 1 साल बिजनेस की रिटर्न जमा ना कराए तो मुजरिम है। अगर होंडा कार मुसलसल 2 मंथली डिटेल्स जमा ना कराए तो मुजरिम है। अगर होंडा कार्स किसी 1 साल भी एनुअल जमा ना कराए तो मुजरिम है। इधर भी 2 दफा क्योंकि मंथली है, इधर 1 दफा क्योंकि ये दोनों चीजें आपके लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू है। ये दोनों चीजें आपके लिए ब्रांड न्यू है। आपको ये पता नहीं था कि गवर्नमेंट ने ये भी डिटेल जमा करवानी होती है, क्योंकि इनकम टैक्स में ये सेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं था। तो अगला जुर्म पढ़े, मेरा नहीं ख्याल ये नोट करने की जरूरत है, मैंने नोट किया। अगला जुर्म पढ़े, हु को होंडा फेल्स। किसमें फेल हो गया? टू फाइल, जमा कराने में। क्या जमा कराने में? 2 कंसेक्यूटिव मंथली और 1 एनुअल। कौन सी स्टेटमेंट? विदहोल्डिंग से स्टेटमेंट अंडरलाइन करके लिखें क्या होती है। विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट अंडरलाइन करें, लिखें क्या होती है। मैं बताता हूं, व्हाइट बोर्ड से नोट ना करें। विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट, इसमें हम गवर्नमेंट को बताते हैं किस किस एम्प्लॉय का कितना कितना टैक्स काटा। उर्दू में लिख लें। इसमें हम गवर्नमेंट को बताते हैं किस किस एम्प्लॉय का कितना कितना टैक्स काटा। लिख लिया। जी, अब बता दें, सेल्स टैक्स रिटर्न कितने महीने जमा ना कराएं तो मुजरिम है। इनकम टैक्स की रिटर्न कितने महीने कितने साल जमा ना कराएं। विदहोल्डिंग टैक्स काटने की स्टेटमेंट अगर 2 महीने जमा ना कराएं तो मुजरिम, और अगर एनुअल भी जमा ना कराएं तो मुजरिम। एसोसिएट को टिक कर ले, इसकी डेफिनेशन तो हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में पढ़ी थी। कंपनी को टिक कर लें, इसकी डेफिनेशन वहां हमने पढ़ी थी। पर्सन को टिक कर लें, इसकी डेफिनेशन वहां डिटेल में पढ़ी थी, यहां थोड़ी छोटी है, कंपेयर कर लीजिएगा, चैप्टर 4 में पढ़ी थी, यहां थोड़ी छोटी डेफिनेशन है। प्रोविंशियल सेल्स टैक्स सूबे वाले लगाएंगे या गवर्नमेंट वाले? प्रोविंशियल सेल्स टैक्स हमारे सिलेबस में नहीं है,
लेकिन इसकी डेफिनेशन हमारे सिलेबस में है। प्रोविंशियल लॉ हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसकी डेफिनेशन हमारे सिलेबस में है। सेल्स टैक्स एक्ट तो फेडरल गवर्नमेंट ने लगाया हुआ टैक्स, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसकी डेफिनेशन हमारे सिलेबस में है। डेफिनेशन बड़ी अजीब सी है, हंसना नहीं है। प्रोविंशियल सेल्स टैक्स मीन्स अ टैक्स लगा अंडर प्रोविंशियल लॉज विच आर डिक्लेयर्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट टू बी प्रोविंशियल लॉज। और फेडरल गवर्नमेंट इनको फेडरल लॉ नहीं कहती, फेडरल गवर्नमेंट आजकल इनको प्रोविंशियल लॉ कहती है। हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे मुनासिब नहीं है। चलें जी, ओवर। हाँ करेंगे, बिजनेस कब पसंद करेंगे, सैलरी कब पसंद करेंगे? बिजनेस कब पसंद करेंगे? अभी आप लोग नौकर, अभी आप लोग मालिक ना बने बिजनेसेस के, अजीब लोग हैं। हद हो गई, लूट मच गई। मैं क्या करूं, बिजनेस के सारे न्यूमेरिकल खत्म हो गए हैं, जो थे सारे आपको दे दिए हैं। अब मैं क्या, क्वेश्चन 28 कर लीजिएगा, छोटा सा सवाल है फिर, अगर बिजनेस का करना है तो। क्वेश्चन 28, कल फिर सैलरी शुरू कर लेंगे। क्वेश्चन 28, इसके बाद बिजनेस के सारे सवाल खत्म है इस चैप्टर से।